Presented by NCDEX Investor Protection Fund Trust. आपका फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश कमोडिटी महाकुंभ में। बाजार में ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ हर महीने में होती दिखाई दे रही है। ऐसे में एक मजबूत रेगुलेटर की भी जरूरत पड़ती है। हालांकि पिछले 10 सालों में मौजूदा कानून के तहत हमने काफी ग्रोथ भी दिखाई है, लेकिन हाल ही में हुए कुछ हादसों के बाद बाजार में मजबूत रेगुलेटर की मांग बढ़ने लगी। इस आधे घंटे में हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर फोकस करेंगे। कमोडिटी महाकुंभ के इस हिस्से में हमारे साथ हैं वायदा बाजार आयोग यानी कि एफएमसी के डायरेक्टर वीसी चतुर्वेदी, जयंत नालवड़े जो एनसीडीएक्स के ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस विभाग के चीफ हैं। साथ ही हमारे साथ है सीएससीपी के पूर्व चेयरमैन अशोक गुलाटी। आप सभी का स्वागत है। चतुर्वेदी साहब, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा है इस मार्केट में, कमोडिटीज में काफी ज्यादा इवॉल्व मार्केट हुआ है। कई नई कमोडिटीज का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया और साथ ही में एफएमसी को भी काफी पार्स मिली है। कितना आसान है मार्केट सबसे पहले रेगुलेट करना, क्योंकि इतनी अलग अलग कमोडिटीज, यहाँ पर एग्री में इतना कारोबार होता है, दूसरी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में कारोबार होता है। क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं एफएमसी के अब तक? एफएमसी वैसे तो 1952 से जो एफसीआरए एक्ट है उसके अंतर्गत 1953 में ही सेटअप हो गया था, लेकिन रियल ग्रोथ जो पिछले 10 सालों में हुई है, जैसे आपने बताया, तो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सचेंजेस पर काफ़ी हुई है। तो रेगुलेटर के लिए भी वो एक चैलेंज की तरह ही था, लेकिन समय समय पर जो एक्शंस हमारे जो प्रेजेंट जो एफसीआरए है उसके तहत जो हमारे पास पावर्स थे, जो प्रोविजंस थे, उसके तहत हम लोगों ने समय समय पर एक्शन लिए हैं। ये जरूर है कि कमोडिटी मार्केट्स अन्य मार्केट से काफ़ी भिन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडरलाइंग एक फिजिकल कमोडिटी होती है जिसका कि अपनी एक प्रोडक्शन है, एक सप्लाई रीजंस होते हैं जो कि फंडामेंटल फैक्टर्स और बहुत से मार्केट से भिन्न रहते हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विशेषकर एग्री कमोडिटीज़ में हम लोगों ने कई तरह के स्टेप्स पिछले 2-3 सालों में जो कहें तो काफ़ी लिए हैं, और जिनसे कि हमारा जहां तक उद्देश्य ये ही रहा है कि ये मार्केट्स रेगुलेटेड चलें, सुचारू रूप से चलें, कस्टमर प्रोटेक्शन हो, मार्केट इंटीग्रिटी हो और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो। जैन जी, क्योंकि एनसीडीएक्स ने शुरुआत की प्राइमरली एक एग्री एक्सचेंज के तौर पर और बाद में हमने देखा है आपने दूसरी कमोडिटीज को भी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक इंटरफेस है, एक्सचेंज प्राइमरली एक इंटरफेस का ही काम करता है और ऑफ कोर्स उसको फिर रेगुलेटर्स गवर्न करते हैं और फिर उस पर एक नजर रखते हैं। कुछ ऐसे मामले उठे हैं जहां पर सबसे आसान काम था शायद एक रेगुलेटर या फिर सरकार की ओर से आदेश देना, आप इस कमोडिटी में ट्रेड बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए, लेकिन वहां पर ऐसे भी माहौल रही कि फिर अगर आप दालों का ही एग्जांपल रहे, कई दूसरे लोग थे जो स्पॉट में कारोबार कर रहे थे, उनको फायदा नहीं मिल पाया वायदे बाजार का, या वो बेनिफिट नहीं उठा पाए। बैन के अलावा आपको क्या लग रहा है, क्या दूसरे ऑप्शंस रह सकते हैं इस मार्केट को और बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए? हाँ, काफी कुछ करना है इसमें। ये ध्यान रखना होगा कि जो वायदा बाजार के भाव जो हैं, जो अभी पूरे देश में मालूम पड़ रहे हैं, और मीडिया चैनल, आपके मीडिया चैनल के जैसे जरिए पूरे देश को इसके बारे में मालूम पड़ रहा है। पहले तो इतनी सारी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लोगों को वायदा बाजार या कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है इसके बारे में पता नहीं था। अब घर घर में इसके बारे में लोग देखते हैं, सुनते हैं और समझ रहे हैं। तो ये महत्व की बात है कि समझना चाहिए कि मार्केट में प्राइसेस क्यों कम ज्यादा होती है। तो उसके लिए जैसे कि चतुर्वेदी साहब ने बताया कि काफी कारण है कि डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स है, बारिश का क्या माहौल है, बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली, लेट होने वाली, इसकी वजह से लोग जो वायदा बाजार में व्यापार करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे वो भाव चलते हैं। दूसरी जो बात है कि इसके बारे में
जिसको इंफॉर्मेशन असिमेट्री बोलते हैं कि पूरी मार्केट के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी सभी लोगों को है या नहीं है। तो जिस लोगों को ज्यादा जानकारी है, जो ज्यादा पहले समझ जाते हैं, वो उसका फायदा उठा सकते हैं। और बिना जानकारी से यदि इसमें कोई किसी के कहने पे ट्रेड करने जाए तो डेफिनेटली उनको नुकसान होगा कि ये दूसरे बाजारों के जैसे नहीं है। यहाँ पे कमोडिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके भाव नीचे ऊपर क्यों होते हैं इसके बारे में जानना चाहिए। यदि इसके बारे में अभ्यास न हो तो जाहिर है कि इसमें नुकसान आपको क्या लग रहा है, इस इंफॉर्मेशन डेसिमेशन का काम किसे ज्यादा करना चाहिए? क्या वो एक्सचेंजेस की जिम्मेदारी होगी, मिडिलमैन की जिम्मेदारी होगी, चाहे वो ब्रोकर्स के तहत हो? कौन करेगा सबसे ज्यादा एजुकेट करने का काम? एक्चुअली इस मामले में एफएमसी और सभी एक्सचेंजेस मिलके काफी डिसेमिनेशन कर रहे हैं। टिकर बोर्ड्स सभी मंडियों में, बड़े बड़े मंडियों में लगे हैं, जिससे कम से कम लोगों को जानकारी हो रही है कि क्या भाव चल रहे हैं। दूसरी एक बात जो महत्व की है कि इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस जो है कि कमोडिटी का उत्पादन क्या है, उसका आगे क्या होने वाला है, बारिश पे कितना डिपेंड करता है, इसके बारे में गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। जैसे कि पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हुई कि एपीएमसी जो है उसके लिए मॉडर्न एपीएमसी एक्ट आना जरूरी है, उसके लिए नियम जो है सबने उसका पालन करना चाहिए, जिससे शायद अंडरलाइंग कमोडिटी मार्केट्स जो मंडीज हैं उसको भी स्ट्रांग होना जरूरी है। केवल वायदा बाजार चलने से पूरा कमोडिटी मार्केट स्ट्रांग नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि मंडीज जो है, फिजिकल मार्केट जो है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, उनको ठीक तरह से अनुशासित करना ही ज्यादा महत्व है। एनसीडेक्स इसके बारे में प्रयास कर रहा है, इसके बारे में कवरेज भी हुआ है। तो हमारा विश्वास है कि यदि फिजिकल मार्केट में भी हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, जैसे कि वायदा बाजार में हमने किया है 10 साल से, और विश्वास टेक्नोलॉजी की मदद भी काफी मिली है। इनफैक्ट उन स्पॉट मंडीज पे मैं आगे आऊंगी, लेकिन गुलाटी साहब से मैं इस जानना चाहूंगी कि नॉर्मली जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं और मंडियों की बात करते हैं, यहाँ पर किसान ही आते हैं अपना माल बेचने। गुलाटी साहब, कितना बेनिफिट या फिर कितना लाभ उठा पाए हैं किसान कमोडिटी मार्केट्स का लार्जली? देखिए, इस समय जो स्थिति है मंडियों की, पिछले 3 साल में मैंने पता नहीं सैकड़ों मंडियों में विजिट किया है। अभी समस्या यहाँ तक है कि किसानों को ये नहीं पता होता कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या चल रहा है। और गुजरात जैसे स्टेट में, आंध्र जैसे स्टेट में इस समय जो मूंगफली का भाव है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 20% नीचे है। तो जिस समय प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्राइसेस क्रैश होते हैं, और अगर उसको वायदा बाजार का भाव दिखाया जाए कि आगे ये होगा, लेकिन वो रखे कहाँ? उसके लिए कोई वेयर हाउस रिसीट सिस्टम हो जहां वो हार्वेस्ट के बाद कुछ देर के लिए 2-3 महीने के लिए रख सके। ऐसी फैसिलिटीज जब तक नहीं होंगी, आई थिंक अभी बहुत दूर है दिल्ली जिसको कहते हैं कि अभी जो कीमत किसान को मिलनी चाहिए वो ढंग से मिल नहीं पाती है। तो यहाँ पर वेयर हाउसिंग के लिए नेशनल वेयर हाउसिंग कमीशन भी काफी ज्यादा काम कर रहा है। गुलाटी साहब, आपके एक्सपीरियंस में क्या वो अप टू डेट नहीं है, या फिर यहाँ पर वाकई में डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा हो गई है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी है स्केलिंग अप, क्योंकि अगर छोटी सी जगह पे आपने 10, 5, 20 शुरू कर दिए, उससे गुजारा नहीं होगा। देखिए, ये तो जो कमर्शियल कमोडिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप गेहूं और चावल की भी बात कर रहे हैं, पैडी की, तो ईस्टर्न इंडिया में जाएं, ऑफ्टन आपके प्राइसेस जो हैं 10, 15, 20% बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से चले जाते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रक्चर उसको ठीक करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, इंफॉर्मेशन देना। जो एपीएमसी मार्केट्स हैं वो डिस्प्ले नहीं कर रही मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। आप कह रहे हैं इनके टिकर्स जो हैं वायदे बाजार में क्या भाव चल रहा है, कहाँ पे हैं वो? तो कुछ मंडियों में है, कुछ मंडियों में नहीं है। यहाँ पर इसी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक मार्केट रेगुलेटर होने के नाते आपका ऑफ कोर्स ज्यादा फोकस रहता है कि वायदे बाजार की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाए, लेकिन स्पॉट में भी खासतौर से जो एनएससीएल का अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ,
फिर एफएमसी को कहा गया इस पर भी आप नजर रखें और होपफुली हम फ्यूचर में देखेंगे कि यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर निकल कर आएगा। चतुर्वेदी साहब, अब आपको लग रहा है ऐसा माहौल आ गया है कि एफएमसी की तरह और शायद एफएमसी ही इन मंडियों को भी रेगुलेट करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके पास एक वायदे मार्केट का रेगुलेटर है और अगर वही रेगुलेटर मंडियों के फिजिकल मार्केट को भी देख रहा है, एक कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, आपको पता होगा यहाँ क्या हो रहा है और उस मार्केट में क्या हो रहा है। जहाँ तक स्पॉट एक्सचेंजेस का सवाल है या स्पॉट मंडियों का सवाल है, इस हर एक जगह हर एक स्टेट का ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे हैं जिस हिसाब से वायदा बाजार का जो नियामक है, जो रेगुलेटर है, वो स्पॉट को रेगुलेट नहीं कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंजेस जो देश में कार्यरत हैं, उनके लिए भी वही सेम पोजीशन है कि जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस या पार्लियामेंट में ऐसा अमेंडमेंट ना हो, जिसको ध्यान में रखते हुए सन 2011 में ही एफएमसी ने एक स्पॉट मार्केट्स रेगुलेशन बिल भी मिनिस्ट्री को भेजा था और जिस पर के निर्णय जो है वो पार्लियामेंट में होना है। और चूंकि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जब तक स्टेट्स और सेंटर में जब तक ये चीज क्लियर ना हो तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन क्या ये आइडियल सिचुएशन होगी कि एक रेगुलेटर जो अगर एफएमसी ना हो, जो एफएमसी के साथ क्लोजली बैठ के काम करे, उसकी जरूरत आ गई है अगर इस मार्केट को डेवलप होना है? आपस में कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन एक तरीके से एक ही रेगुलेटर स्पॉट को भी करे और वो एक आइडियल सिचुएशन हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे देश में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक कि वो इम्बैलेंसेस क्लियर ना हो, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म जीएसटी का है या इंटर स्टेट ट्रेड में जो अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी ये सोच सकते हैं कि उसमें समय लगेगा। आइडियली वो जो आप कह रही हैं वो सिचुएशन यूटोपियन वर्ल्ड में वो परफेक्ट रहेगा। जैन जी, आप क्योंकि एनसीडीएक्स ने भी एन स्पॉट की शुरुआत की है, उसका अगर आप हमें समझा सके उसका क्या है बेसिक प्रीमाइस, और साथ ही क्या एन स्पॉट एनएससीएल जैसे एक्सचेंजेस आने के बाद क्या यहाँ पर स्पॉट एक्सचेंजेस का एक स्कोप बढ़ रहा है भारत में गोइंग फॉरवर्ड? क्या वो एक ज्यादा आसान रहेगा वे? पहले मैं आपको स्पॉट एक्सचेंज की जरूरत के बारे में बोलना चाहता हूँ। स्पॉट एक्सचेंज जिस तरीके से एनसीडीएक्स स्पॉट एक्सचेंज जो फंक्शन करता है, तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। जिस तरीके से मंडी में माल बेचा जाए तो किसान को मालूम होना चाहिए कि उसके माल का दर्जा क्या है, ग्रेडिंग आवश्यक है और उसके लिए उस दर्जे के लिए उसको क्या कीमत मिलनी चाहिए। फिलहाल जैसे जिस तरीके से मंडियां चलती हैं, शायद कुछ मंडियों में अच्छा काम हो रहा है, बाकी ज्यादातर मंडियों में किसान ये नहीं जानता कि उसके माल का दर्जा क्या है और उसको क्या कीमत मिलनी चाहिए। तो एनसीडीएक्स स्पॉट ने जो मार्केट शुरू किया है, जो कर्नाटक में काफी सक्सेसफुल हुआ है और कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर भी हुआ है, वहां पे जब भी किसान अपना माल लेके मंडी आता है तभी उसके माल का ग्रेडिंग होता है, उसको मालूम पड़ता है कि इसका दर्जा क्या है और फिर उसका वो बेच सकता है। बाकी जो व्यापारी है उसके बारे में बोली दे सकते हैं कि इस दर्जे के लिए, इस माल के लिए मैं इतना भाव सकता हूँ। तो ये जरूरी नहीं को किसान को उसी दिन इसको बेचना है, तो वो चाहे तो वही गोडाउन में रख सकता है, उसको अभी मालूम है कि उसका माल कितना है और उसका दर्जा क्या है और वो रुक सकता है, उसको जितनी कीमत चाहे तभी तक वो रुक सकता है और बेच सकता है। ये स्थिति इसके पहले तो नहीं थी। किसान एक बार मंडी में माल ले आया तो उसको बेचना है तो फिर व्यापारी बोलेगा इसको कितना पैसा, कितना इसका क्या दर है और क्या भाव से ये बेचा जाएगा। तो ये बदल रहा है। तो हमने जो प्रयास किया है कर्नाटक में, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बाकी राज्यों में भी, अभी इसका सक्सेस देखते हुए बाकी राज्यों में भी इंटरेस्ट आया है कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मंडी में आनी चाहिए। और ये सब जगह पे और सब स्तरों पे बोला जाता है कि फार्म गेट और कंज्यूमर के बीच में जो कीमत का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। तो किसान को बहुत कम पैसा मिलता है। जैसे कि जो आप मंडी में जाओ, आज मंडी में जाके कुछ भी समझो सब्जी लो या बटाटा लो, और किसान को जो मिलता है इसमें बहुत ज्यादा अंतर है जो बियॉन्ड रीजन है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि ग्रेडिंग कुछ
एस्टेब्लिश की जाए ग्रेडिंग सिस्टम, तो वो एनसीडी एक्सपोर्ट के जरिए ये तरीका हमने सक्सेसफुल बनाया है Right. कि इस तरीके से व्यापार होना चाहिए मंडी में। जैसे कि हमने वायदा बाजार में भी ग्रेडिंग पॉपुलराइज किया, वो कॉन्सेप्ट आया कि एक बेंचमार्क क्वालिटी हो, उसके लिए ये भाव वायदा बाजार में मिल रहा है। तो आपका माल वो क्वालिटी से ज्यादा बेहतर है तो आपको प्रीमियम मिलना चाहिए, या उससे कम है तो उसको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन एक बेंचमार्क एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद आपको किसान ये जान सकता है कि उसका माल कौन से दर्जे का है और उसको क्या भाव मिलना चाहिए। और चूंकि वायदा बाजार ट्रांसपेरेंट है, नेशनल लेवल है, तो उसमें मैनिपुलेशन करना या आर्टिफिशियल भाव बनाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इम्पॉसिबल है, होता है, कहीं बार पहले भी हुआ है, लेकिन ये ज्यादातर मुश्किल होते जा रहा है। जैसे कि ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है तो शायद यहाँ पर होपफुली ये ज्यादा रेगुलेटेड मार्केट रहेगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। किस तरह की चुनौतियां हैं और खास तौर से कहां पर प्रयास किया जाए इन चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए, ताकि ये मार्केट ज्यादा से ज्यादा इवॉल्व हो। इस सब पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, और अब मुद्दा है रेगुलेशन का, और साथ ही साथ किस तरह के बदलावों की जरूरत है इस मार्केट को और डेवलप करने के लिए, इसे और बढ़ाने के लिए। हम बात कर रहे हैं अशोक गुलाटी से, इसके अलावा हमारे साथ है जयंत नालवडे और विकास चतुर्वेदी भी। ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी कि कैसे एनसीडीएक्स भी कदम उठा रहा है, स्पॉट एक्सचेंजेस खोलकर। कर्नाटका में इनकी पहल सक्सेसफुल साबित हुई है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठता है क्वालिटी का, ग्रेडिंग का। गुलाटी साहब, इस पर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप कई सारे किसानों से बात करते हैं और आपने कहा है पिछले 2-3 सालों में आप लगभग देश की हर मंडी में जा चुके हैं, तो आप रग रग से वाकिफ हैं मंडियों के। क्या आपको लग रहा है दिक्कतें इस समय आ रही हैं और क्या अग्रेसिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, जो आज की स्थिति है मंडियों की, और जो एपीएमसी मार्केट्स हैं 7,000 से ज़्यादा हैं देश में, उनकी स्थिति भी कईयों में ऐसे है कि बेसिक मॉइस्चर मीटर तक नहीं है कि उसकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे। आप वहाँ पे जो प्रोक्योर कर रहे हैं उनसे पूछिए कि आप किस तरह से टेस्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं दांतों तले चबा के देख लेते हैं मॉइस्चर कितना है। अगर ये स्थिति है एपीएमसी मार्केट्स के अंदर, तो अभी जो हम कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं, जो मैं एग्री करता हूँ कि उस तरह का होना चाहिए। देखिए, जो जैसे मिल्क में डॉक्टर कुरियन ने किया कि अगर आप 2 लीटर भी मिल्क लेके आते हैं तो एक छोटा सा सैंपल लेके उसी समय लैक्टोमीटर में उसका फैट कंटेंट क्या है और उस हिसाब से उसको प्राइस मिलता है। इस तरह से जब तक आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं करेंगे कि जैसे ही कोई भी किसान चाहे अपना मक्का या मूंगफली या कोई दलहन लाता है और वो एक जगह उड़ेल दे और वहाँ पर ऑटोमेटिक मैकेनिकल टेस्टिंग हो, जिसमें टिंकरिंग की गुंजाइश बिल्कुल कम हो, और वो डिस्प्ले हो कि उसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, जिसमें फार्मर को फेथ आए। लेकिन आपके एक्सपीरियंस में गुलाटी साहब, ये काम करेगा कौन? क्योंकि अब तक इतने सालों में ये तो हमें एक बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच जाना चाहिए था, पर हम वो कर नहीं पाए हैं। तो क्या आप इसे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को अग्रेसिव होना चाहिए, या फिर एक्सचेंजेस को ही ये काम शुरू कर लेना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, लेकिन हो नहीं रहा है। उसके लिए पहली चीज तो यह है कि अगर कोई प्राइवेट मंडियां खोलना चाहता है तो ये मोनोपोली जो एक एपीएमसी की मार्केट बन गई है, उसके कंपटीशन में प्राइवेट मार्केट्स को खोल दिया जाए जी। और फार्मर के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो एपीएमसी मार्केट में जाना चाहता है या किसी अशोक गुलाटी मंडी में जाना चाहता है या किसी और की मंडी में जाना चाहता है। तो चॉइस शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ द फार्मर, जहां उसको अच्छा कीमत मिल सके, जहां उसको भरोसा हो कि उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ
जो वायदा बाजार की कहानी है वो वेयर हाउस रिसीट सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त चाहिए जो नेगोशिएबल हो, क्योंकि अगर फार्मर मंडी में ले आया और उस समय जो भी भाव है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आप कहें कि 3 महीने के बाद ये प्राइस होगा, लेकिन वो रखे कहाँ? तो उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए, और अगर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं तो somebody हैज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि उसकी ग्रेडिंग, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट नहीं होगी, और वो एक नेगोशिएबल जो रिसीट होगी उसके बेस पे ट्रेड हो सकता है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये चाहिए टू पिन पॉइंट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। चतुर्वेदी साहब, इसी में यहाँ पर वेयर हाउसिंग रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या ये तमाम चीजें उसमें एड्रेस की जाएंगी? एफएमसी ने इस चीज़ पर हाल फिलहाल में काफ़ी ध्यान दिया है कि जो एग्री कमोडिटीज़ हैं पर्टिकुलरली उनमें क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज आता है, और ये हम लोगों की आज की चर्चा में भी ये बार बार निकल कर सामने आ रहा है। तो हम लोग इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वेयर हाउसिंग रिफॉर्म्स हों। इस सिलसिले में सबसे पहले एफएमसी ने पिछले साल एक सर्कुलर जारी किया था सारे एक्सचेंजेस को कि जितने भी उनके वेयर हाउसेज हैं उनको जो WDRA जो एक सेंट्रल की अथॉरिटी है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके साथ एक्रेडिट अपने सारे वेयर हाउसेज को 31 मार्च 2014 तक करा लेना चाहिए। उससे एक अपने उनके जो मापदंड हैं उससे ये सारे वेयर हाउसेज लिंक हो जाएंगे। उसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं कि अलग अलग एक्सचेंजेस पर जो अलग अलग उन्होंने क्राइटेरिया या अपने स्पेसिफिकेशंस या प्रोविजंस जो रख रखे हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो। उसके लिए कमीशन ये प्रयास कर रहा है कि एक यूनिफॉर्म वेयर हाउसिंग मैनुअल जो तैयार करवाया जाए, जिससे कि सारे वेयर हाउसेस, सारे एक्सचेंजेस एक ही तरीके से उससे डील करें। इसके अलावा जो नेगोशिएबिलिटी ऑफ वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स की बात गुलाटी जी ने कही, वो एक ऐसा कदम है जिसके प्रति कमीशन भी ये चाहती है कि आगे चल के इस तरीके के कार्य हो। उसके लिए भी कमीशन ने बैंकों से भी बात करी है। हम लोग समय समय पर अपनी स्टेक होल्डर्स मीट करते हैं, और उसके अलावा ऐसी कई मीटिंग्स करते हैं जिसमें कि और लोगों को भी बुलाते हैं, जिसमें हम लोगों ने चाहा है कि बैंकर्स भी इस चीज़ को समझें कि जो किसान है उसको वो फैसिलिटी मिले, क्योंकि फाइनेंस की एक सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो जब ये सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो सचमुच ऐसा समय होगा कि आगे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का ये जो कमोडिटी ट्रेडिंग या कमोडिटी जो बाज़ार है कई गुना बढ़ने की और भी उम्मीद है, क्योंकि विश्व के हिसाब से हमारा कमोडिटी बाजार अभी भी उतना डेवलप नहीं है। देखिए, ये तमाम कदम आपको क्या लग रहा है, कितना टाइम और लगेगा इनको अमल में लाने के लिए? इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने टाइम बाउंड रखने की कोशिश करी है। जैसे ये जो WDRA से रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हम लोगों ने 31 मार्च तक का कहा है, और खासकर अगर कोई प्रैक्टिकली स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज आती हैं उन्हीं सिचुएशंस में ये समय सीमा आगे बढ़ाई जाएगी। उसी हिसाब से और लोग भी किस तरीके से काम करते हैं, जैसे WDRA हैं उनकी अपनी समस्याएं होंगी तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, एक्सचेंजेस हैं उनकी जो समस्याएं आएंगी तो कमीशन ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस के द्वारा लेकिन ये जो इशू है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी। ओके, आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे अगले 5 सालों में इन मार्केट्स में? हम ये चाहेंगे कि ये वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोफेशनली मैनेज कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, ऐसे वेयर हाउसिंग की आवश्यकता भी है और हम चाहते हैं कि वो उसको बढ़ावा मिले। यदि अब भारत के वेयर हाउसिंग स्ट्रक्चर की तरफ हम देखें तो देखेंगे काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, रेगुलेटेड नहीं है, कैसे भी बनाए जाते हैं उसमें साइंटिफिक मेथड्स नहीं हैं, और जब जैसे गुलाटी साहब ने जिक्र किया कि ग्रेडिंग के बारे में व्यवस्था नहीं है, तो एक्सचेंज ने इसके बारे में जैसे कि एफएमसी के इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि WDRA रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो इसके अलावा एक्सचेंज ये चाहता है कि काफी स्ट्रिक्ट इसके नॉर्म्स हो कि जिसको हम वेयर हाउस का काम देंगे, जिनके पास NABL एक्रेडिटेड एसेयर होगा जो ग्रेडिंग करेगा जब माल आएगा, जब माल दिया जाएगा बायर को, और वेयर हाउसेस विल बी फुल्ली अकाउंटेबल, राइट, कि एंड जो WDRA चाहता है कि जिस तरीके से बनाए जाते जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चरल नॉर्म्स हैं उनको स्ट्रिक्टली
फॉलो करना चाहिए। और WDRA जितना ज़्यादा सशक्त होगा, जितनी अच्छी तरह से वेयर हाउसिंग को रेगुलेट करेगा, उसका ज़्यादा फायदा कमोडिटी सेक्टर को मिलेगा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ग्रेडिंग और साथ ही साथ वेयर हाउसिंग, यहीं पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स रेगुलेटर्स भी इसे मैनेज कर पाएंगे, इस पर एक नजर रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और गुलाटी साहब आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कमोडिटी महाकुंभ में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट के निवेशक, एक्सपर्ट्स, और साथ ही यहाँ पर जानेंगे कि निवेशकों को नॉर्मली क्या दिक्कतें होती हैं, और साथ ही साथ अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कमोडिटी मार्केट में निवेश कैसे होता है, ये भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। Presented by NCDEX Investor Protection Fund Trust.